आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वोली है। हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। उसी तरीके से किडनी के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन का जो एंटीरियर एंड होता है वहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये इस तरीके का एक कप होता है और उस कप को हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इस कप के पोस्टेरियर एंड से, कप के निचले हिस्से से, ये पूरा पोस्टेरियर एंड है, ये कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और यह जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना है कैसा है? कॉन्वोलेटेड है। तो दिस कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। और यह है आपका स्ट्रेट। और फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप भी कहा जाता है इसको। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्यूब। और यह भी क्या है? कॉन्वोलेटेड ही होता है इस तरीके से। और फाइनली ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स है एक स्ट्रेट डक्ट में खुलता है। ये स्ट्रेट डक्ट है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। और ये जो कलेक्टिंग ट्यूबुल है फाइनली एक दूसरे ट्यूब में खुलता है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जुड़े रहते हैं। तो यह जो ट्यूब है इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। और कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक झुंड होता है इस तरीके से, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो वह जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरी का उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस का दो एंड है। इस एंड को हम कहते हैं एफरेंट। एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये हो गया आपका बोमेन्स कैप्सूल। ये थोड़ा सा इसको और कप के जैसा बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल।
और इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है, बोमेंस कैप्सूल के नीचे जो कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुटेड ट्यूबुल्स। और इसके बाद यह है डिसेंडिंग ट्यूबुल्स, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। और यह है आपका यू शेप लूप ऑफ हेनले। दिस इज द डिसेंडिंग स्ट्रेट ट्यूबुल्स। डिसेंडिंग स्ट्रेट थिक ट्यूबुल्स, इसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप भी कहा जाता है। और ये जो है आपका, दिस इज द असेंडिंग थिक ट्यूबुल्स। और ये है आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। और इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका, या हम यहां पर इसको दिखाते हैं, ये दीज आर दी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। और इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें हर नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है खुलता है, ओपन होता है या जुड़ा रहता है। और इसका जो पोस्टीरियर एंड है, कलेक्टिंग डक्ट खुलता है एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट खुलेगा एक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं पेल्विस, सॉरी पेपिला। पेपिला आगे एक सेंट्रल कैनाल होता है, जिसको हम कहते हैं पेल्विस। सारे कलेक्टिंग डक्ट का जो फिल्ट्रेट है वो सब का सब कलेक्ट कहाँ होता है? पेल्विस में। पेल्विस, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। पेल्विस के बाद जो नेक्स्ट यहां से निकलता है वो है आपका यूरेटर। यूरेटर के बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद होता है यूरेथ्रा। और इसी यूरेथ्रा से यूरिन जो है बाहर निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर है। जो एफरेंट आर्टियोल है वह जुड़ा हुआ रहता है रेनल आर्टरी से। ये जुड़ा हुआ है आपका इस रेनल आर्टरी। ये है आपका रेनल आर्टरी। और जो इफरेंट है आर्ट्रियोल, वो जुड़ा रहता है रेनल वेन से। रेनल वेन से ये जुड़ा हुआ है। तो आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वह किडनी के अंदर आता है, और वह किडनी के अंदर फिर आर्ट्रियोल्स में बटा हुआ रहता है। तो ये है आपका रेनल आर्ट्रियोल्स। यहाँ से ये जो ब्लड है ये आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, और फिर यहाँ से ये ब्लड बाहर निकलता है। एक तो ये हो गया, इधर से आएगा और इधर से बाहर निकलेगा। और फिर यहाँ से कुछ जब प्रेशर के कारण कुछ सब्सटेंस जो लिक्विड है वो छन करके चलाता है बोमेंस कैप्सूल में, और फिर बोमेंस कैप्सूल से ये आगे बढ़ेगा तो आ जाएगा कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स में।
और फिर यहां से ये आ जाएगा डिसेंडिंग स्ट्रेट ट्यूबल्स, और फिर यहां से ये लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ये। फिर ये जो फिल्ट्रेट है ये कहां पहुंचा, असेंडिंग स्ट्रेट थिक ट्यूबल्स कहते हैं इसको, स्ट्रेट थिक ट्यूबल्स है यहां से ये, और फिर ये इधर से कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में फिल्ट्रेट जाएगा, और फिर फाइनली ये कलेक्टिंग ट्यूबल से होता हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट में इंटर करेगा। कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये पैपिला के द्वारा सेंट्रल कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस, सेंट्रल कैनाल। तो यह है आपका कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैसे फ्लो होकर के यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। जैसा कि आपको पता है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन इज ए क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टेढ़ा मेढ़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इस नेफ्रॉन के एंटीरियर एंड पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, उस ब्लड कैपिलरी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। इस ग्लोमेरुलस का दो एंड है, एक एंड को कहते हैं हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स और दूसरे एंड को कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचाता है और इफरेंट आर्ट्रियोल्स ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर निकालता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो डायमीटर है एफरेंट आर्ट्रियोल्स का, जो ट्यूब है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, उसका डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर से मतलब है ये जो एरिया है ये ज्यादा है, और इधर का जो डायमीटर है ये कम है। कहने का मतलब कि ज्यादा मात्रा में ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा, और उसके बाद चूंकि इसका डायमीटर कम है तो ये धीरे धीरे यहां से निकलेगा। जब धीरे धीरे यहां से निकलेगा तो थोड़े देर तक जो ब्लड है ग्लोमेरुलस के अंदर ही स्टे करेगा, रुकेगा, और तब फिर धीरे धीरे यहां से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये क्या है, इफरेंट आर्टियोल्स, और इफरेंट आर्टियोल्स से फिर जाएगा रेनल वेन में, और रेनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर चला जाएगा मेन सर्कुलेशन में। तो ये है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस और जो नीचे वाला कप लाइक का स्ट्रक्चर है, इसको, ये दोनों को मिला करके हम इसको कहते हैं क्या, मल्पीजियन बॉडी। बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस टुगेदर नोन एज मल्पीजियन बॉडी, या मल्पीजियन कॉर्पसल्स भी कहा जाता है। तो इस मल्पीजियन बॉडी में क्या हो गया, एक हो गया बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मल्पीजियन बॉडी। अब देखिए बोमेन्स कैप्सूल के नीचे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये कहीं पर क्वाइल्ड है, कहीं कॉन्वोलेटेड है, कहीं पर स्ट्रेट है, कहीं पर थिक है, कहीं पर थीन है। इस तरीके का ये क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल के नीचे, यह कई एक पार्ट में बटा है। जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, या इंटीरियर जस्ट बिलो दी बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है कॉन्वोलेटेड है, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है। और इसके बाद ये थोड़ा सा डिसेंडिंग स्ट्रेट थिक ट्यूबल्स है, और इसके बाद ये जो पूरा पतला सा ये देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लूप ऑफ हेनले कहलाता है ये। और इसके बाद इसको कहते हैं असेंडिंग स्ट्रेट थिक ट्यूबल्स है,
और इसके बाद यह जो असेंडिंग स्टेट थिक ट्यूबुल से आगे चल करके फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। ये और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स आगे जाकर के किस चीज में, एक छोटा सा ट्यूब में बदल जाता है, और वह जो ट्यूब होता है वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के साथ खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कहा जाता है। अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कलेक्टिंग डक्ट में खुला, कलेक्टिंग डक्ट किस चीज में ओपन होता है, किडनी के अंदर पेपिला एक स्पेस है, एक जगह है, या ओपनिंग जो है कलेक्टिंग डक्ट की जो ओपनिंग है उसको पेपिला कहते हैं। बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट उसमें खुलता है और यहां से फिर सब फाइनली खुलता किसमें है, पेल्विस में। पेल्विस इसको सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। तो एक किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है सभी का सभी जो फिल्ट्रेशन के बाद लिक्विड जो उसके अंदर फ्लो हो रहा है, या हम उसको कहते हैं जो यूरिन बनता है, वह इसी सेंट्रल कैनाल के अंदर पेल्विस के अंदर पहले आता है और फिर पेल्विस से वो यूरेटर में जाता है। यूरेटर, दो किडनी है तो दो यूरेटर होते हैं, और उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू यह जो यूरिन है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यह है स्ट्रक्चर किसका, नेफ्रॉन का। अब इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन ये किडनी नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है। तो नेफ्रॉन का जो फंक्शन है इसका, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट वन इज दी अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का तीन प्रोसेस है जो नेफ्रॉन के अंदर होता है। सबसे पहले है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। सो बोमेन्स कैप्सूल इज द जोन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बोमेन्स कैप्सूल इज द जोन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जोन है जहां पर ग्लोमेरुलस के अंदर जो भी ब्लड आता है उसके अंदर से इसके अंदर प्रेशर हाई होता है, जिसके वजह से कुछ लिक्विड छन करके कहां चला आता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चला आता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो छन करके लिक्विड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आया उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा, फिल्ट्रेट में पहला ग्लूकोज हो सकता है, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा वाटर तो होगा ही, फोर्थ वन इज यूरिया, देन सॉल्ट, ये सारा का सारा फिल्ट्रेट के अंदर पाया जाता है। अब देखिए बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड छन करके आया उसको हमने फिल्ट्रेट कहा। ये अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। अब ये आ गया कहां, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स के अंदर आया है। देखिए यह ट्यूबुल कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, स्ट्रेट नहीं है। इस टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह क्या है, कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर क्यों है, इसका फायदा है। इसका क्या फायदा है, जो फिल्ट्रेट निकला है उसमें देखिए ग्लूकोज, यह शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, एमिनो एसिड भी जरूरी है, वाटर का भी रिक्वायरमेंट होता है शरीर के अंदर, और सॉल्ट तो जरूरी है ही। आपको पता है सोडियम और पोटासियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। और तो यूरिया, यूरिया यही वेस्ट प्रोडक्ट है,
ये मेटाबॉलिक वेस्ट है जिससे बाहर निकलना है। लेकिन जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर और सॉल्ट भी यूरिया के साथ छन जाता है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ए नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ उसको यूरिया को और वाटर को ही निकालना था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट में आ गया है। तो अब क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? ग्लूकोज है, फिर एमिनो एसिड है, वाटर का रिक्वायरमेंट है ही। वाटर शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। सारा फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, चाहे वो डाइजेशन का काम हो या मेटाबॉलिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो सारा हो, उसके लिए जो मीडियम है वो क्या है? वाटर ही है। तो यह भी उपयोगी है। सॉल्ट तो है ही, और इसमें जो वेस्ट है वो क्या है? यूरिया है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स इज द फर्स्ट साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका हो जाएगा? तो ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, और वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि बॉडी के अंदर कितना पानी है। अगर पानी की मात्रा कम है शरीर के अंदर, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, लेस वाटर को डिस्चार्ज होने देगा, बाहर शरीर से बाहर जाने देगा। और अगर वाटर सफिशियंट या मॉडरेट अमाउंट में है तो फिर वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा? लेस होगा, वेरी लेस होगा। तो एनीवे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स इज द साइट ऑफ डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, या इसको कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। डिफरेंशियल और सेलेक्टिव, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखिए, अब ये जो फिल्ट्रेट छन के आया है, अब इसमें जो यहां पर का जो सेल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का, ये डिसाइड करेगा कि किसको हमको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेना है और किसको एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो वो डिफरेंशिएट करेगा। जो फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्यूट है, सॉल्ट्स है, उसके अंदर उसको डिफरेंशिएट कर लेगा, और जो यूजफुल होगा उसको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में। देखिए, अगर ये स्ट्रेट होता, ये सीधा होता, तब क्या होता कि जैसे ही यहां से फिल्ट्रेट छन करके आया वो सीधे पहुंच जाता कहां? डिसेंडिंग स्टेट ट्यूबल्स में। लेकिन कॉन्वोल्यूटेड होने की वजह से क्या होता है कि यहां तक पहुंचने में इसको थोड़ा समय लगता है, और उस बीच में जो ट्यूबल्स के अंदर जो सेल्स है उसको मौका मिल जाता है ताकि वो आसानी से जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स इज द फर्स्ट साइट ऑफ डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन। तो यहां पर डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद जो फिल्ट्रेट बचा उसमें मुख्य तौर पर क्या रह जाएगा? यूरिया एंड वाटर एंड फ्यू सॉल्ट्स, थोड़ी बहुत मात्रा में सॉल्ट, वाटर और यूरिया। तो मोस्ट ऑफ द वाटर यहां पर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। 90% वाटर यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद ये डिसेंडिंग स्टेट ट्यूबल्स में आता है, यहां के बाद ये जाता है लूप ऑफ हेनले। तो इस रीजन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जैसे ही यह असेंडिंग स्टेट थिक ट्यूबल्स में जाएगा फिल्ट्रेट, उससे ही क्या होगा? ये इस रीजन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये वाला जो रीजन होता है वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा वाटर का। इसके बाद ये धीरे धीरे फिल्ट्रेट आगे बढ़ के कहां पर पहुंच गया? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में। और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स है, देखिए यह भी टेढ़ा मेढ़ा है। यहां पर के जो सेल्स हैं, यहां पर क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं जो कि ओरिजिनल फिल्ट्रेट में कहीं नहीं पाया जाता है। वह कौन कौन से सब्सटेंस यहां पर सिक्रीट होते हैं? तो एक है आपका क्रेटिनिन, यह नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में सिक्रीट होता है। ये यहां पर ये सिक्रीट, यहां पर के जो सेल है वो सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन का सिक्रीशन यहां पर होता है। इसके अलावा और क्या है? पोटासियम। जब पोटासियम सिक्रीट होगा तो उसके एवज में क्या होगा? सोडियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहां पर एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से ट्यूबुलर सिक्रीशन
जो कहां पर है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में होता है। क्रेटेनिन, प्रोटोन और पोटासियम आयन ऐड किए जाते हैं फिल्ट्रेट में। इसके बाद वह जो फिल्ट्रेट है कहां, कलेक्टिंग ट्यूबल्स के द्वारा वो पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा फिर कहां पहुंचा, पेपिला, पेपिला से फिर सेंट्रल कैनाल के अंदर सारे जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट होगा एक साथ, और उसके बाद वो वहां से यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से फिर फाइनली यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर के वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और यहां पर समय समय से यूरेथ्रा के थ्रू वो शरीर से बाहर निकलेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कैसा है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। जैसे जैसे पानी या यूरिन इसके अंदर भरता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रेच करेगा, ये फैलेगा, और अंत में जब स्ट्रेच के कारण क्या होगा, जब उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा तो उस हालत में क्या होगा, ये नर्वस कंट्रोल, वॉलेंट्री नर्वस कंट्रोल है इसके अंदर। स्ट्रेच से मतलब उसके बाद जो है महसूस होगा, अर्ज होगा कि अब यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाए। उस स्ट्रेच के कारण जो है हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और तब जाकर के इच्छा होती है कि उस यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूरिनेशन, या उसी को कहते हैं मिक्टूरेशन। मिक्टूरेशन यह जो प्रोसेस है डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, उसको इसके लिए एक टर्म दिया गया है मिक्टूरेशन। और जो यूरिन है ये इसमें क्या क्या है, एक तो यूरिया हो गया, दूसरा वाटर हो गया, सम सॉल्ट्स हो गए, प्रोटोन हो गया, पोटासियम हो गया, क्रेटेनिन हो गया। और इस यूरिन का जो कलर होता है कैसा होता है, स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस नोन एज यूरोक्रोम। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, यूरोक्रोम कहते हैं, जिसके वजह से यूरिन का कलर जो है हल्का पीला होता है। और यह इसका जो पीएच होता है यूरिन का क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक है, एसिडिक नेचर का होता है यह। तो इस तरीके से नेफ्रॉन जो है शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो यह है फंक्शन आपका नेफ्रॉन का। तो पुनः नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन इज ए coiled tubular structure. The anterior end of the nephron contains a cup-like structure, उसको कहते हैं Bowman's capsule. Bowman's capsule, the cavity of the Bowman capsule contains a network of blood capillary, उसको कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule को हम क्या कहते हैं, मल्पीगियन बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो रेनल आर्टरी, इसमें कंफ्यूजन होता है कि किधर से ब्लड आएगा किधर से ब्लड जाएगा। तो एफरेंट, ए फॉर आओ, और यहां पर है इफरेंट, इफरेंट ई फॉर एग्जिट। कहां लिखा रहता है एग्जिट, सिनेमा हॉल के गेट पर लिखा रहता है एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। तो यहां पर इधर से ये निकल जाएगा, ये बाहर की तरफ निकलेगा, और यहां से ये अंदर की तरफ आएगा ग्लोमेरुलस में। दोनों के डायमीटर में अंतर होता है, आएगा तेजी से लेकिन निकलेगा धीरे से, जिसके वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर कुछ देर तक वह ब्लड जो है यहां पर स्टे करेगा, और वही समय है जो लिक्विड के जो ब्लड के प्रेशर के कारण फिल्ट्रेट जो है छन करके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। तो पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, फिर डिफरेंशियल रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स के अंदर, और फिर डिसेंडिंग ट्यूबल्स, फिर लूप ऑफ हेनले यहां से होते हुए असेंडिंग ट्यूबल्स, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स, जिसके अंदर क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। फाइनली कलेक्टिंग ट्यूबल्स ओपन करेगा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, पेपिला, पेल्विस, यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर। तो यह है आपका कोर्स ऑफ यूरिन, कैसे शरीर से बाहर निकलता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ग्लूकोज जो शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका तो नुकसान या लॉस किसी भी हालत में सेल बर्दाश्त नहीं करता है।
जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जब हाथ धोने के लिए आप वॉश बेसिन के पास जाते हैं और आपके रिंग फिंगर में अगर हीरे की अंगूठी जड़ी हुई है और किसी कारण से वो गिर जाता है, तो उसको निकालने के लिए आप जितने बेचैन हो जाएंगे, उतना ही बेचैन जब बॉडी के अंदर से ग्लूकोज बाहर निकलता है तो सेल को होती है उतनी ही बेचैनी। तो जिस बेचैनी के साथ वहां से हीरे की अंगूठी को निकालते हैं, उतनी ही बेचैनी के साथ जो सेल जो है ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह है आपका फंक्शन किस चीज का, नेफ्रॉन का। और यूरिन का फॉर्मेशन जो है ह्यूमन शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है और उसको जो मेटाबॉलिक वेस्ट है किस तरीके से बाहर निकाला जाता है, ये पूरी प्रक्रिया है जो आपने आज के वीडियो में पढ़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।